हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, जो है वेक्टर मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वेक्टर्स के बारे में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही बैकबोन है ये फिजिक्स का, समझने के लिए भी और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स में जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, आप लोगों ने बहुत पहले ही इस चीज़ों को पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसमें से जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग वन बाय वन आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, ऐसे क्वांटिटी जिनके बस मैग्नीट्यूड होते हैं पर डायरेक्शन नहीं होते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की ही, तो एक्चुअली बात यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जा रही है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक्चुअली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इक्वल्स 5 मीटर अगर मैंने बोला, यहाँ पर 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास एंड लेंथ, ये सारे हमारे कैसे क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल से आप समझिए, अगर मैंने लिखा डिस्टेंस, ठीक है, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर लिखा, तो यहाँ पर मीटर तो यूनिट हो गई डिस्टेंस की और 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो इतना तो पता चल गया कि हमें जो है एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है स्केलर क्वांटिटी में, जबकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें, तो टाइम अगर आपने बोला 6 सेकेंड, तो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 6 सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड ही होते हैं और डायरेक्शन नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपने लिखा 200 केल्विन, तो ये भी एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होते हैं पर डायरेक्शन नहीं होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करते हैं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ही इसको डिस्कस करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर जो है, इनके लिए तीन बातें जरूरी है। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकेंड, डायरेक्शन, एंड थर्ड, इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। क्या बात समझ में आई। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा और ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बात समझ में आई। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे कैसे क्वांटिटी है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनको देखो, आप समझिए, अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड भी हमने रिप्रेजेंट किया और डायरेक्शन भी बताया। तो 5 मीटर किस तरफ, साउथ की तरफ, तो टुवर्ड्स साउथ हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और 5 मीटर जो है ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स की, देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स, ठीक, अगर मैंने बोला 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन अगर किस तरफ ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम कैसे पता करेंगे, इसकी डायरेक्शन बताएंगे। मान लेते हैं 5 न्यूटन अपवर्ड, अगर मैंने अपवर्ड भी लिख दिया किसी भी सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा इस फोर्स का, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए स्पीड की अगर हम बात करें, कंपेयर कर देते हैं, मान लेते हैं अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड हमारा स्केलर है, ठीक है बच्चों, जबकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, सपोज अगर मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में यही चीज अगर हमें लिखना हो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर मैंने नॉर्थ ही लिख दिया, टुवर्ड्स नॉर्थ, तब ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी है ना, आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दोनों के कंपैरिजन पढ़े हैं, डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पर इसी चीज को आप देख सकते हैं, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जबकि अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर जो प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, मान लेते हैं हम लोग क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इस क्वांटिटी की बात यह है कि इसके डायरेक्शंस भी होते हैं, अब डायरेक्शन स्पेसिफाई भी करना होता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट भी करना है। तो किस तरीके से, जनरली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस वेक्टर उस क्वांटिटी के ऊपर आपको एरो का साइन देना है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैंने लिखा फोर्स, देखिए फोर्स है तो फोर्स पर आपने क्या दे दिया, एरो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट करना है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स से, तो क्या कह सकते हैं हम, एस पर आप ऊपर एरो का साइन दे दीजिए, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी पर वेक्टर साइन, तो ये क्या हो गया, एरो साइन। तो ये जो हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब अगर यहाँ पे बात करें एरो की, खास बात क्या होती है, ये एरो जो है डायरेक्शंस बताते हैं, ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज एक वेक्टर है ए, हमने ये इस तरीके से लिख दिया है ना, उसके टॉप पे एरो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब ये इस डायरेक्शन में है, ये देखिए, इसमें तो एक होता है टेल और एक हेड, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, हेड, डन। और यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, टेल है, तो इस एरो में टेल और हेड, हेड क्या करेगा, उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा जिधर उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये तो आपको समझ में आया। सपोज एक वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी है और ये क्या है, वेक्टर सी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लेंथ ऑफ एरो आप देख रहे हैं, ये वेक्टर बी को अगर मैंने इसका जो है रिप्रेजेंटेशन किया एरो से, इसकी लेंथ कम है, और वेक्टर सी की बात कर रहे हैं अगर हम, इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि सी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेक्टर बी। तो एरो की लेंथ जो है आपको समझकर ही बनाना है ना, मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एरो जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के। डन। इसी तरीके से अगर मैंने बोला यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में ये वेक्टर, अभी इसका टेल किस तरफ है आप देख सकते हैं इधर, और हेड किस तरफ है, इस तरफ, डन, ये हेड है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने एरो का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो सपोज ये वेक्टर डी है, तो वेक्टर डी का डायरेक्शन आप देख रहे हैं उस तरफ है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेक्टर ये ए, इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो ये एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनकी जो लेंथ है मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। छोटा अगर आपने लेंथ बनाया है तो कम मैग्नीट्यूड होगी, और बड़ी लेंथ बनाई है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है बड़ी होगी। क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो अबव इट, एंड एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड द लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अब किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। क्या बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके बाद आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। डन। अगर हमने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया तो अब उसके मैग्नीट्यूड को समझना भी जरूरी है कि मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप मॉड लगाते हैं, ठीक है, आप मॉड लगा सकते हैं, और बिना मॉड के कैसे, तो ये कहने का मतलब समझिए, कोई वेक्टर क्वांटिटी है पी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर हमें किसी भी वेक्टर का लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, सपोज ये पी वेक्टर है ना,
तो किस तरीके से, पहले तो मॉड, मैंने क्या बताया मॉड, अगर मॉड देना है तो ये एरो साइन आपको रिमूव नहीं करना है, ये मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। और अगर आपको मॉड नहीं देना है तब आप एरो साइन नहीं देंगे, कहने का मतलब इसी पी वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाला सिंबल इस तरीके से जो आप लिख रहे हैं और ये जो लिख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। क्या बताया मैंने, मॉड साइन अगर आपको यूज करना है तो एरो तो आप लगाएंगे, और अगर मॉड साइन नहीं यूज करना है तो एरो नहीं लगाएंगे, सिंपल वो लेटर ही लिख देंगे, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सपोज अगर ये फोर्स है, क्या बात समझ में आ रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे सिंबॉलिकली करेंगे, या तो एफ मॉड साइन दे देंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे एफ, ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से सपोज वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी के लिए v का है ना, या तो फिर v, अब इस तरीके से अगर मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको लिखने का तरीका ये हुआ। तो पहले तो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया आपको क्या कि एरो देना होता है उसके ऊपर। देन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखना होगा तो मैंने आपको क्या बताया, मॉड साइन लगाएंगे अगर आप एरो यूज करेंगे तो, और अगर विदाउट एरो यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बस सिंपली लेटर लिखेंगे और एरो साइन नहीं देंगे, तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, बेसिक बताया मैंने कि ये बेसिक लेक्चर है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे के टॉपिक में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं अब। देखिए एक तो होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हम लोग किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज एक वेक्टर ए है, ठीक है बच्चा, और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर आपने देखा कि वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ए और बी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो देखो लेंथ ऑफ एरो भी सेम है, यहाँ आप ये भी समझ सकते हो लेंथ ऑफ एरो क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का, सेम, और डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स उसे बोलेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो वेक्टर ए और बी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए कैसे वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर। देन नेक्स्ट होता है पैरेलल वेक्टर, जिनको हम लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। देखिए पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें तो पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जिनके डायरेक्शंस तो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे। तो मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इस बात को थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। तो पैरेलल वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मे हैव सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देन अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ए है ये सपोज, डन, और ये वेक्टर बी है, तो ये देखिए ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इस डायग्राम में जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेंथ ऑफ एरो डिफरेंट है ना, ग्राफिकली आप बता सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो पैरेलल है एक दूसरे के लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं all equal vectors are parallel vectors but all parallel vectors are may और may not be equal vectors, ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आया, इक्वल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद क्या बात करते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं बच्चों, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के डायरेक्शंस जो होंगे अपोजिट डायरेक्शंस होंगे, डन, और मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, बात यहाँ पे भी वही है। तो जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी ये है ए और एक वेक्टर क्वांटिटी है बी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ए और बी दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। और इसकी भी बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंड हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड अभी फिलहाल यहाँ पे डायग्राम में भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको हम अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, इसी में स्पेशल केस आप ये समझ सकते हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कि अगर हम बात करें तो दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, डन। हाँ, अब आते हैं हम कोप्लानर वेक्टर्स के बारे में। कोप्लानर वेक्टर्स किसको कहते हैं, एक्चुअली एक ही प्लेन में अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो, है ना, जो एक प्लेन में लाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। सपोज ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर है हमारा एक मान लो वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी।
तो सारे के सारे वेक्टर ए बी एंड सी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर फोर्सेस भी होंगे, जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एग्जांपल में तो आप सेट कर सकते हो ना कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस किसे बोलेंगे, जो सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वैसे वेक्टर्स जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का जो है ओरिजिन पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम है, तो उसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में F1 एक्ट कर रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में F2 एक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में F3 एक्ट कर रहा है। तो देखिए तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्या हो गए बताइए, को इनिशियल या कंकरेंट वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स के टर्म में बोल सकते हैं, तो को इनिशियल फोर्स या कंकरेंट फोर्सेज। क्या बात समझ में आया? सिमिलरली जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं, जिनकी इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, है ना, तब उन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक जो है बेसिक ही चल रहा है कंसेप्ट, तो आपको डेफिनेशंस भी समझने हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मैग्नीट्यूड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखिए वर्ड है यहाँ पे ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब कहेंगे हम, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में, सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होंगे ना, तो उनके लिए हम टर्म यूज कर देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। सपोज यहाँ पर एक वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी, दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो इस तरीके का केस हो सकते हैं ना, सपोज एक वेलोसिटी है v1, ठीक है, और इस तरफ है वेलोसिटी v2, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फिलहाल हम इसको बोल सकते हैं v1 एंड v2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। रीजन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, एंगल जो है कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए, तब हम उस वेक्टर को बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। चलिए अब जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, धीरे धीरे आपका टॉपिक जो है सिलेबस के ओर बढ़ रहा है, तो समझिए। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर है। देखिए यूनिट वेक्टर वर्ड है ये यहाँ पे, यूनिट, यूनिट का मतलब ही होता है वन, है ना, यूनिटी वर्ड जो होता है वन, यूनिट मतलब वन। तो वैसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड वन होगी, वैसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड वन होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। समझ में आया? और यूनिट वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके टॉप पे या उसके ऊपर कैप का सिंबल लगाते हैं। किसका सिंबल लगाएंगे, कैप और हैट। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, वन, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ए कैप वन। सपोज अगर मैंने लिखा आई कैप, आई कैप, ठीक है, तो आई कैप कहने का मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वन। समझ में आ रहा है? तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है बच्चों, वन, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया जे कैप, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वन। तो वैसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन होगी, उसको हम लोग बोल देंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो मैंने लिखा आई कैप, जे कैप, ठीक है, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब भी कुछ होता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिंबल का मतलब होता है। तो एक टर्म है आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, एंगल्स बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। जब दो वेक्टर, कम से कम दो वेक्टर है ना, या फिर तीन वेक्टर्स भी हो सकते हैं, और आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तब हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वर्ड। ठीक, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, उनकी मैग्नीट्यूड वन है, यहाँ पे दोनों टाइप के हो गए, ऑर्थोगोनल भी है मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री भी है, और यूनिट मतलब उनकी मैग्नीट्यूड कितना है, वन है। तो भाई द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एंड हैव मैग्नीट्यूड ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अपने पास तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, अब यही आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। देन देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, हम उसको बोलते हैं आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा,
उसको बोलेंगे जे कैप, जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप बोल दिया, इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप। अगर यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जे कैप। और यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो हम क्या बोलेंगे, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप अगर लिख दिया सपोज, अब इसी को आपको समझना है। पहले तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ में आया, एक्स वाई जेड तो आपको पता है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल। और आई कैप, जे कैप, के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, unit vector in the direction of y axis and unit vector in the direction of z axis respectively। तो बताइए i कैप किस एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है बच्चा। j कैप किस एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग। एंड k कैप किस वेक्टिस के लॉन्ग, तो z एक्सिस के लॉन्ग। ये तीनों के तीनों हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ में आया। तो ये था हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो एक कहने का मतलब है, यहाँ पे एक छोटी सी कंसेप्ट समझ लीजिए आप। अगर मैंने बोला टू आई कैप, कोई भी वेक्टर है, सिर्फ मैंने लिख दिया टू आई कैप, आप इस टू आई कैप से क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड के साथ, टू मैग्नीट्यूड के साथ कोई भी वेक्टर है। अगर मैंने वेक्टर ए ही, अगर इसी को मैंने लिखा, समझिए आप, वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री जे कैप, समझिए मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री जे कैप, इसका मतलब क्या हो गया कि जे कैप का मतलब आपको मैंने क्या बताया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो इतना तो पता चला। और थ्री का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, तो मतलब क्या हुआ, थ्री टाइम्स यूनिट वेक्टर के, समझ में आया, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आज इस टॉपिक को आप समझ रहे होंगे। और वेक्टर उतना टफ नहीं है, बस कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है, सॉल्व किस तरीके से करना है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर कहने का मतलब क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब ही है कि मैग्नीट्यूड उसके जीरो है, इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितने होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब एक्चुअली जीरो वेक्टर कहने का मतलब भी क्या है, ये खुद एक वेक्टर है, लेकिन एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए एक एग्जांपल है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल ओरिजिन पे है या बॉडी ओरिजिन पे है, सपोज कि ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। अब कोई भी पार्टिकल यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है, क्या बात समझ में आ रहा है, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर जीरो। तो ये इसलिए हमने बताया कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो पोजीशन एग्जांपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन पे अगर पार्टिकल है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, जीरो, जीरो वेक्टर, समझ में आए, तो ये नल वेक्टर है। तो दूसरा एग्जांपल भी है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है सपोज, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, समझ में आया। और द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कहने का मतलब क्या है, तो जीरो वेक्टर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, सही बात है। टू इंटू जीरो का अगर कर देते हैं तो वो तो जीरो ही होगा ना, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में, नहीं। तो जीरो वेक्टर के डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया, जीरो वेक्टर भी समझ में आया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारा समझ में आया, ठीक है। आइए अभी जो मैं बात कर रहा था पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली क्या है कि किसी भी पार्टिकल्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आपको यहाँ पे समझना है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, डन। और कोई भी पार्टिकल पी है यहाँ पर, ठीक है। अब इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं कोई आर, तो ये आर वेक्टर है, क्या बात समझ में आ रहा है। और ये एंगल कितना है, फिलहाल सपोज एक्स एक्सिस से एंगल कितना है बच्चा, थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन वेक्टर बात करें तो ये फिर ओपी पोजीशन वेक्टर है, ओपी बोल सकते हैं, या आर जो मैंने लिखा ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या है, उस पार्टिकल का पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज ये एक्स वाई है, सपोज ये मैं भी ये समझा दे रहा हूँ, एक्स और वाई, डन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो आप ये ऐसे समझिए, आपको पता है ये किस तरीके से करता है ये, ठीक है। तो इस तरफ क्या है फिलहाल, आई कैप, इस तरफ आपको क्या बताया है, जे कैप। तो एक्स डिस्टेंस
आई कैप के है ना, मतलब कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एंड प्लस क्या लिख सकते हैं हम, वाई जे कैप, वाई डिस्टेंस, ठीक है, आप वाई एक्सिस से। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, समझ में आया। फिलहाल ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड करके लिखा है, इसका मतलब अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन पोजीशन वेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, अगर ओरिजिन को रेफरेंस ले लेते हैं तो इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। डन। तो ये हमारा ओपी एक पोजीशन वेक्टर हुआ। क्या बात समझ में आया, या आर से रिप्रेजेंट करना चाहते तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से अगर पोजीशन पार्टिकल की चेंज कर दें, सपोज आपको पता है अपने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा ही है, तो पोजीशन चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमारा एक होता है ना। ये सब अभी न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो सपोज ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक, ये ओरिजिन है, और ये ए बी है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्यों कि देखिए यहाँ पे से मैंने बोला R1, ए पॉइंट का जो पोजीशन है R1 है, और बी पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन R2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर गया, दिख रहा है, ये हमारा क्या है R। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी अपना पोजीशन कितना चेंज कर रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट आप देखिए कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए बी वैक्टर है, ठीक है, आर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है यहाँ पे क्या है, ए बी आर। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन चेंज हुआ है ना, कहाँ से, ए से बी की तरफ, तो आप इसको आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, R2 माइनस R1, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आपने मोशन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा है, वहाँ पर भी पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। लेकिन इन सबको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपको अब यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हैं वेक्टर्स के कंसेप्ट से भी बनाए जाते हैं, चाहे वो 11th क्लास का फिजिक्स हो या 12th क्लास का फिजिक्स हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, क्या, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात कर ले तो मैंने आपको बताया था ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये तो इक्वल वेक्टर्स हैं। डन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स, और ये पैरेलल भी है, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, सही बात है, एंड पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको हम, पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें, सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है, देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये पैरेलल है लेकिन यहाँ पे कहने की बात है इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस नोट में आपको यही समझना था, बताइए समझ में आ गया। तो हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम इस लेक्चर्स को आप अच्छे से देखेंगे और नोट्स भी सारे पॉइंट्स क्लियर, नोट्स भी करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बहुत ही जरूरी है समझना, यहाँ से कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के डायग्राम दिए रहे हैं तो क्या होता है, देखिए एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं टेल और टेल के बीच में करते हैं, किसके किसके बीच, टेल्स। तो कहने का मतलब और भी कंसेप्ट है, पहले आप सबसे बेसिक से चलिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और हमारा ये वेक्टर बी है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये जो होगा, देख रहे हैं आप वेक्टर ए और बी का टेल, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, और जो स्मॉलर एंगल होता है उसको ही हम लेते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझिए। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बिटवीन टेल्स कहाँ से लेना है आपको, दो वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल, समझ में आया, बिटवीन टेल्स ऑफ वेक्टर। अब सपोज यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर हेड है और यहाँ पे टेल है, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर ये थीटा है और यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 110, सपोज 110 लिखा, डन। तो क्या ये एंगल बिटवीन दी वेक्टर है, तो क्या बता रहा हूँ, टेल टेल के बीच। अब एक्चुअली क्या करते हैं इस केस में, वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, देखिए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली अगर उनका डायरेक्शन चेंज ना हो, तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स में बी शिफ्टेड।
अब क्या करेंगे, इसको शिफ्टिंग करते हैं। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, देखिए, या किसी एक को भी आप शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड था, यहाँ पे टेल था, मैंने आपको बताया, तो टेल टेल कंसेप्ट को यूज करेंगे आप। तो इस वेक्टर को अगर हम आगे की तरफ स्लाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर ए है ये हमारा, और वेक्टर बी है मेरा ये, डन। तो वेक्टर बी तो था, हम इसी वेक्टर को आगे की तरफ अगर शिफ्ट कर देंगे, दिख रहा है, शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर ए। तो अब ये एंगल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने उस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। देखिए जैसे यहाँ पे था वेक्टर ए यहाँ पर था, ठीक है, तो आप उसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ पे टेल है। तो कहने का मतलब अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये है थीटा, डन। तो ये वाला एंगल तो आपको 110 दिया हुआ था, तो टेल टेल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। 180 में से माइनस कर सकते हैं आप, है ना, 110 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली थीटा है कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, मतलब 70 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 70 डिग्री। तो थीटा, ये यहाँ पे जो मैंने थीटा लिखा है, ये इन दोनों के बीच का इस तरीके से एंगल क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते हैं, ठीक है। और हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो क्या बोला कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ताकि टेल और टेल क्या कर सके, ज्वाइन। और पैरेलली वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये किया जा सकता है। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ पर तो आपको दिखा 110 ना होके इनके बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो ये स्मॉलर एंगल लेना है, डन। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैंने बोला कि सपोज ये है आपका 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पे 30 डिग्री, और ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें यहाँ पर एंगल कितना होगा ए और बी के बीच में। तो आपको यहाँ पर भी वही काम करना है, शिफ्टिंग करना है बच्चों। वेक्टर का क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। तो वेक्टर को शिफ्ट कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर अब शिफ्टिंग करने की जरूरत है या नहीं, पहले डायग्राम भी देखेंगे। ये देखो, ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ इसी एक्सिस से दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल चाहिए, टेल टेल के बीच। तो ये टेल टेल के बीच का एंगल किस तरीके से कैलकुलेट, यहाँ पे तो टेल तो है ही है, लेकिन ये लार्जर, ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल आपको नहीं लेना है। क्या बात समझ में आ रहा है, स्मॉलर एंगल लेना है आपको। तो स्मॉलर एंगल बिटवीन द टेल्स क्या होगा, ये वाला 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये थीटा है अगर हमारा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बताया, 180 माइनस 30, तो फिलहाल 150 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। क्या बात समझ में आया। तो यहाँ पे टेल टेल था, यहाँ पर यही चीज बताया कि स्मॉलर एंगल होना चाहिए। टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो टेल टेल के बीच हो। कौन सा एंगल लेना है आपको, स्मॉलर एंगल। अब स्मॉलर एंगल बोलोगे सर यहाँ पे स्मॉलर एंगल तो ये 30 डिग्री, लेकिन भाई साहब आप ये वाली इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये वाला आपने तो फिर कितने से माइनस करोगे, 360 से माइनस करोगे ना। तो 360 से 30 को माइनस करोगे तो 330, वो एंगल नहीं लेना। समझ में आया ये। चलिए, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाया, प्रैक्टिस कर रहे हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का, कि एंगल किस तरीके से लेते हैं। तो टेल टेल को आपको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। हेड हेड के बीच के भी एंगल को काउंट करेंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कैसे तो अभी देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नोट करते जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे एंगल है, मैंने लिख दिया 50 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आप यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों पे यहाँ पे हेड हेड है, यहाँ पर जो है एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे हेड हेड ज्वाइंट है। और इस डायग्राम में आपने देखा था यहाँ पे टेल टेल है ना, यहाँ पे इसके और इसके दोनों के क्या है, टेल टेल ज्वाइंट है, डन। तो अब किस तरीके से बनेगा, देखिए देख, अगर हेड हेड है तब तो उनके बीच का एंगल सेम ही रहेगा। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर बी इस तरफ हो गया और वे हमारा वेक्टर ए इस तरफ हो गया। तब उस केस में एंगल कितना है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये 50 ही रहता है। यहाँ पर जो है एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है बच्चों। आप मुझे बता दो कितना होगा, 50 डिग्री। तो टेल टेल ज्वाइन करें या तो हेड हेड ज्वाइन करें। क्या बात समझ में आया। हाँ, तो इसमें भी हमने शिफ्टिंग करा, शिफ्ट करके आपको बताया कि एंगल कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ये वेक्टर बी है। अब सपोज यहाँ पर एंगल हमारा जो है 110 ही दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हेड है ये टेल है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है। तब क्या करेंगे, वेक्टर को आप शिफ्ट कर दीजिए, वेक्टर को क्या करेंगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, इसी वेक्टर को सपोज आप यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हमने शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, इस वेक्टर को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वेक्टर बी को, वेक्टर ए को शिफ्ट करना है,
तब एंगल क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा शिफ्टिंग का डायग्राम। देख लीजिए तो आप, वेक्टर बी है ये और वेक्टर ए को आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो एंगल ये वाला होगा। अब ये एंगल जो होगा थीटा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, फिर 180 में से माइनस ही कर देंगे, है ना। तो मेन एंगल हमारा ये था, तो यहाँ पर थीटा को कैलकुलेट करना है तो 180 माइनस 110 मतलब कितना डिग्री, 70 डिग्री डायग्राम में। तो ये क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स समझना है, वेक्टर्स को आपको शिफ्ट कर सकते हैं, अगर उनके डायरेक्शन चेंज ना किया जाए तो डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, और डिस्प्लेस भी करना तो कैसे, पैरेलली। क्या बात समझ में आया? चलिए, अच्छा, अगर यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा, तब कैसे बनाएंगे आप? अब देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर ए है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि आप वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। अब आपके पास दो ऑप्शन है, कितने, दो, या तो ए को बी के पास शिफ्ट करिए विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड पैरेलली, या तो बी को ए की तरफ। तो सपोज आप बी को ही ए के पास लेके जाते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर आ जाता है तो देखिए ए और बी दोनों के टेल आ गए टेल, तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं दूसरा ऑप्शन बताऊं आपको, सेकंड, आप बोलोगे नहीं मेरे को इसको ही शिफ्ट करना है, किसको, ए को, तो ए को आप पैरेलली शिफ्ट कर दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ठीक है, ए को शिफ्ट कर दो पैरेलली, तो शिफ्ट कर देंगे इसके टेल पर लाके, तब भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया बच्चों हमारा, 30 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? तो इसी को तो अभी वेक्टर भी कहते हैं, वही आप वेक्टर समझ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये हमारा कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, अब आते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। अब इस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब आप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं या एक्सेलरेशन के या फोर्स के, वहाँ पर इस तरीके से होते हैं, ये डायरेक्शन आप समझिए, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट। क्लियर? अब किस तरीके से डायरेक्शन अगर आपको लिखना है, सपोज यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए अगर आप इससे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप किस तरीके से डायरेक्शन लिखेंगे, 30 डिग्री, फर्स्ट जो है ये मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट। देखिए जिस तरफ से आप मूव करेंगे, किस तरफ से मूव कर रहे हैं, ईस्ट से किसकी तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ की तरफ, तब फिर अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, आप बताइए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बढ़ किसके रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, इसलिए मैंने बोला नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? अगर हम ये या बात कर ले 60 डिग्री होगा ये, इसके रिस्पेक्ट में आप कैसे बात कर सकते हैं, अगर हमने बोला 60 डिग्री नॉर्थ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 60 डिग्री क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है कब नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे, कब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जब आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये एंगल है ना, तब लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएंगे वो वाला एंगल लिखिए, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस को मेंशन करेंगे वेक्टर, ठीक है। चलिए, अब जो है ये टॉपिक तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा हो गया। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लॉज हैं हमारे पास, 3 लॉ हैं जो बेसिक्स लॉ हैं, ठीक है, और यही समझ लीजिए आपको मेन कंसेप्ट ही है वेक्टर लॉ के एडिशन के लिए। मतलब अगर आपको वेक्टर को ऐड करना है तो इन तीनों में से किसी लॉ को फॉलो करते हुए, और एक्चुअली सबका मतलब एक ही है, कैसे होगा तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमारा एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अपने पास कितने लॉ हैं, 3, कौन कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ क्या है, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। क्या बात समझ में आए बच्चों? तो आपके लिए ये सजेशन है कि जितने भी मैंने आज पढ़ाए हैं उनको आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो। तो ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक टर्म्स थे वेक्टर्स में, वो हमने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, थैंक यू।